नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। आपदा संबंधित राहत कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। शासकीय आवास पर बैठक का आयोजन किया गया। इसमें रुद्रप्रयाग के डीएम एसएसपी से वर्चुअली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की। सीएम ने इस दौरान बचाव कार्यों से जुड़े आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश लगातार हो रही है। इस दौरान बारिश के प्रकोप के बाद अब जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ यात्रा मार्ग में कई श्रद्धालु फंसे हुए थे। 6000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का इस दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और केंद्र के तरफ से दी गई मदद के बाद रेस्क्यू किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। राहत बचाव कार्यों को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक की। तमाम अधिकारियों के साथ, हर जिले के जिलाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। आपदा संबंधित राहत कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। शासकीय आवास पर इस बैठक का आयोजन हुआ। इसमें रुद्रप्रयाग डीएम एसएसपी से वर्चुअली बातचीत की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बचाव कार्यों से जुड़े दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरह से बारिश का कहर बरप रहा है, इस दौरान बारिश की वजह से, बारिश की चपेट में आने से 13 से ज्यादा लोगों की उत्तराखंड में मौत हो गई है। एक तरफ चारधाम यात्रा भी चल रही है। इस दौरान जिस तरह से केदारनाथ यात्रा मार्ग में भारी भूस्खलन देखने को मिला, जगह जगह कहीं मार्ग जो है क्षतिग्रस्त हुए थे। 6000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को, लोगों को यहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू किया जा चुका है। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। समीक्षा बैठक उन्होंने अधिकारियों के साथ की। आपदा संबंधित राहत कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शासकीय आवास पर इस बैठक का आयोजन हुआ। इसमें रुद्रप्रयाग के डीएम और एसएसपी से वर्चुअली बातचीत भी की। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को राहत बचाव कार्यों से जुड़े आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा के मॉनसून सत्र का आदेश जारी हो गया है। सरकार ने सत्र को लेकर पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। 21 अगस्त से 23 अगस्त तक ये सत्र आहूत होगा। 3 दिनों तक ये मॉनसून सत्र चलेगा। इसमें गैरसैंण में इस सत्र का आयोजन होगा। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मॉनसून सत्र का आयोजन होगा। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिए आदेश जारी हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने यह आदेश जारी किया है। सरकार ने सत्र को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। 21 अगस्त से 23 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र का आयोजन होगा। ये मॉनसून सत्र काफी छोटा माना जा रहा है। महज 3 दिन का ये मॉनसून सत्र और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इस सत्र का आयोजन होगा। जानते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा का सत्र होना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सहमति दी है, ये विधानसभा का सत्र 21, 22, 23 अगस्त को होना है और भराड़ीसैंण में ये सत्र होगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारा पिछला सत्र हुआ था, अगस्त के माह में ये हमें करना ही था। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि रक्षाबंधन के बाद 21, 22, 23 अगस्त को ये विधानसभा का सत्र। तो उत्तराखंड के मॉनसून सत्र को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, जिस तरह से मॉनसून सत्र को लेकर आदेश जो है वो जारी हो गया है, 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक इस सत्र का आयोजन, महज काफी 3 दिन का ये सत्र है। क्या कुछ माना जाए इस सत्र को लेकर, क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ खास? जब सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के दलों ने भी इस मानसून सत्र के लिए अपनी तैयारी यहां पर पूरी कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड सरकार का ये मानसून सत्र गैरसैंण में होने जा रहा है। गैरसैंण में ये समझा जा सकता है कि जो राज्य की जनभावनाएं रही हैं वो गैरसैंण को लेकर काफी गंभीर यहाँ पर रही हैं और अब सरकार की तरफ से बजट सत्र के बजाय मानसून सत्र को गैरसैंण में कराने का निर्णय यहाँ पर लिया गया। 3 दिवसीय ये विधानसभा का मानसून सत्र होगा, जिस पर सरकार की तरफ से कई अध्यादेश सदन के पटल पर रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि जो सरकार की तरफ से, चाहे वो यूसीसी का कानून हो या
राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण वाला जो विधेयक है वो सदन के पटल पर यहाँ पर रखा जाएगा, ताकि सरकार की तरफ से हर उस चीज को मुमकिन करने का काम यहाँ पर किया जाए जिसकी अपेक्षा राज्यवासियों ने इस सरकार से की थी। और अभी ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं का दौर उत्तराखंड में चल रहा है, तो ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से जो अभी तक के काम यहाँ पर किए गए उन कामों को भी सदन के पटल पर रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष के सदस्य लगातार सरकार से सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपदा प्रबंधन की जो तैयारियां यहाँ पर होनी चाहिए थी उनको करने में सरकार फिसड्डी क्यों साबित हुई। और राज्यवासियों के लिए हमेशा ही मानसून का सीजन दुखदायी सीजन रहा, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बहुत सारे सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के इस प्राकृतिक आपदा से जुड़े होंगे, जिनका जवाब देने के लिए सरकार ने अपनी कमर कस ली है। पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो 3 दिन का ये विधानसभा का मानसून सत्र होगा जो गैरसैंण में होगा, और सरकार की तरफ से गैरसैंण में सत्र को कराने के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। विधेयक की बात करें, क्या कुछ खास विधेयक इस सत्र में जो है पास कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि महज 3 दिन का ये सत्र है, अब इसमें विपक्ष की भी पूरी तैयारी होगी कि सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर घेरा जा सके। वहीं दूसरी तरफ सरकार की कोशिश होगी या सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि इस सत्र में अच्छे से काम को आगे बढ़ाया जा सके और जो भी विधेयक सोचे गए हैं उनको पास कराया जा सके। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से जो विधेयक इस समय सदन के पटल पर रखे जाएंगे उसमें खास तौर पर यह कहा जा सकता है यूसीसी कानून का विधेयक का जो ड्राफ्टिंग का जो काम होना है वो सदन के पटल पर यहाँ पर आ सकता है। यानी जो सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट है कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शुमार करना है, विकसित राज्य के बनाने के लिए आगे सबसे आगे लाने का काम करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि राज्य में सख्त कानून बनाने का काम यहाँ पर किया जाए। अभी तक सरकार ने जो निजी विश्वविद्यालयों को लेकर जो काम यहाँ पर किया, उनको एक अम्ब्रेला एक्ट के तहत सबको एक छाते के नीचे लाने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा सकता है। उसका विधेयक इस बार सदन के पटल पर यहाँ पर रखा जा सकता है। जमींदारी उन्मूलन, यानी जो अभी तक जो अवैध जमीनों के जो मामले थे या जो अवैध जमीनों को लेकर जो हमेशा सरकार की किरकिरी यहाँ पर होती थी, उसको लेकर भी सरकार की तरफ से एक बड़ा अध्यादेश लाने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये समझा जा सकता है कि इस बार ये मानसून का सत्र काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि विपक्ष के सदस्य काफी आक्रोशित तरीके से इस सदन में आने का काम यहाँ पर करेंगे। जो जनहित के मुद्दे उनको उठाने का काम यहाँ पर किया जाएंगे, क्योंकि विपक्ष के पास इस प्राकृतिक आपदा के सीजन में होने वाले इस मानसून सत्र के दौर पे बहुत सारे मुद्दे होंगे जो सरकार को घेरने के लिए उनकी तरफ से। महज 3 दिन का ये सत्र और ऐसे में पूरी तरह से हंगामे के आसार। लेकिन जैसा आपने भी कहा अभय कि क्योंकि इसलिए भी ये सत्र खास है क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित होने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी, और क्या सभी विधायक, क्योंकि मानसून भी चल रहे हैं, क्या सभी विधायक जो हैं वो गैरसैंण में सत्र कराने को लेकर उन्होंने हामी भर दी है? ये समझा जा सकता है कि पूर्व में जिस प्रकार से चाहे सत्ता पक्ष को या विपक्ष के कई विधायकों ने लिखित पत्र सरकार को यहाँ पर दिया था, बजट सत्र गैरसैंण के बजाय देहरादून में कराने की मांग उनकी तरफ से की गई थी। उस समय सरकार ने उन विधायकों की जो मंशा थी या उनकी जो मांग थी उस मांग को रखते हुए, उस मांग को पूरा करते हुए बजट सत्र को देहरादून में कराने का निर्णय लिया था। सरकार के पास 2 बजे उस समय काफी महत्वपूर्ण थी, एक चारधाम यात्रा चल रही थी, चारधाम यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान वहां पर ना हो, पुलिस फोर्स व्यवस्थित तरीके से वहां पर काम कर सके, इसलिए सरकार ने बजट सत्र को देहरादून में आउट कराया। लेकिन इस समय यह समझा जा सकता है कि सरकार किसी भी विधायक से पूछने के काम यहां पर नहीं करेगी, बल्कि सरकार को जो लगता है कि वो जनभावनाओं का जो केंद्र गैरसैंण रहा है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन गैरसैंण राजधानी रही है, तो फिर वहां पर सत्र का होना आवश्यक है। इस बार अगर बजट कराने को लेकर पूरी तरह से यहाँ पर सरकार जो है तैयारियों में जुट गई है। हालांकि 3 दिन का ये सत्र है, काफी हंगामे के आसार। अब है आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। बात उत्तराखंड के मौसम की कर लेते हैं। प्रदेश में आज तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर में तेज बारिश के आसार है। रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, चंपावत में भी बारिश के आसार है। अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। देहरादून में इस दौरान बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है, साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। आम जनता को मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने इस दौरान बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की है। तो उत्तराखंड में मौसम लगातार करवट ले रहा है, झमाझम बारिश हो रही है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश लगातार जारी है। इस दौरान मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली,
रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत शामिल हैं। तो प्रदेश में आज तेज बारिश का येलो अलर्ट, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल और चंपावत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में किस जगह पर कैसा मौसम है, मौसम का एक बार हाल जानने के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ दो रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं, एक अभय कैंतुरा और एक अंजना गोयल। सबसे पहले अभय, आपके पास आऊंगी। अगर बात करें राजधानी देहरादून की, किस तरह से मौसम और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना? देखिए, मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है मौसम का, उसमें कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं उन जिलों में भारी बारिश की संभावना यहां पर दिखाई गई है। येलो अलर्ट उन जनपदों के लिए जारी किया गया है जो मैदानी जनपद आपका, चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो या उधम सिंह नगर हो, इन जनपदों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से की गई है। और सुबह से ही मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार यहाँ पर मौसम भी देखने को मिल रहा है। देहरादून, हरिद्वार में इस समय कह सकते हैं कि अधिकतर जगहों पर बादल छाए हुए हैं, कुछ जगहों पर हल्की धूप यहाँ पर जरूर निकली हुई है, लेकिन मौसम में किसी प्रकार से बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ पा रही है। लेकिन जो पहाड़ी जनपद है उनके लिए मौसम विभाग ने साफ तौर पर येलो अलर्ट जारी करा। तो उनमें खासतौर पर आप कह सकते हैं, चाहे आपका रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, चंपावत हो या नैनीताल जिला हो, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और ऐसे में उन जगहों पर ज्यादा सावधानी बरतने के लिए मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है। और पूर्व में जो भारी बारिश इन क्षेत्रों में देखने को मिली थी, उस दौरान प्राकृतिक आपदाओं का जो सिलसिला यहाँ पर हुआ है उससे जनता काफी आहत है और काफी नुकसान राज्य को यहाँ पर हुआ है। तो उन सब चीजों को देखते हुए अब जनता को ज्यादा सावधानी बरतने के लिए जरूर यहाँ पे कहा जा रहा है। सरकार ने भी जिला प्रशासनों को इस स्तर पर कार्रवाई करने के लिए कहा है ताकि जनता की जो मुश्किल है वो कम हो सके और इस आपदा के सीजन में जनता ज्यादा परेशान यहाँ पर जनता को अलर्ट रहने के लिए और सावधानी बरतने के लिए कहा है। अंजना, आऊंगी आपके पास, कोटद्वार का भी एक बार हाल जानेंगे, उससे पहले रुक कर लेते हैं अमित का। अमित हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। अमित, अगर बात करें हल्द्वानी की या कुमाऊं क्षेत्र की, किस तरह से कुमाऊं में, क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है, अल्मोड़ा की बात हो, हल्द्वानी की बात हो, नैनीताल की बात हो, कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां बारिश की वजह से भारी तबाही देखने को मिली। हाँ बिल्कुल, देखिए कुमाऊं मंडल की बात करें तो सभी 6 जिलों में मानसून की बारिश का भारी असर देखने को मिल रहा है। और कुमाऊं के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ लगातार बारिश का दौर जारी है। बीते दिनों यहाँ जागेश्वर में भी बादल फटने की भी खबर यहाँ पर मिली थी। और इधर के जो वहाँ पर जो पानी का जल स्तर था वो बेहद तेज था। और साथ ही नैनीताल जिले की करें तो नैनीताल जिले में आज सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है। और नैनीताल जिले के जो सभी 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उन सरकार लगातार बारिश हो रही है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री धामी का नैनीताल जिले का दौरा भी है। तो अभी दौरे में भी संचय बना हुआ है, क्योंकि अभी जो बारिश है वो लगातार बनी हुई है और उसको देख दौरा रद्द भी हो सकता है। पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने जिन जगहों में तबाही हुई थी, आपदा आई थी, वहां पर पहुंचे थे, वहां पर जायजा लिया। आज हालांकि उनका नैनीताल, जैसा आपने कहा, नैनीताल हल्द्वानी का दौरा है, तो उस दौरे पर सभी की निगाहें रहेंगी। अंजना, अगर बात करें कोटद्वार की, कोटद्वार में क्या कुछ स्थिति, क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है और अब ये बारिश जो है कहर भी बरपा रही है। जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, कई जगह पर बारिश की और भारी अनुमान बताया गया है। उनका कहना है कि जगह जगह बारिश हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है, भूस्खलन की हो सकती है। वहीं कोटद्वार की और हम पौड़ी गढ़वाल की बात करते हैं तो बहुत से रास्तों पर अभी भी डेंजर जोन बने हुए हैं और प्रशासन फिलहाल इस पर थोड़ा बहुत अपना काम कर रहा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसम पूरी तरह से घिरा हुआ है, कभी भी बारिश हो सकती है। इस तरह से रास्ते भी बीच बीच में रास्ते भी यहाँ पर खराब हो जाते हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाती है। बिल्कुल, यानी लोगों को भी यहाँ पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अब अगर बात करें मौसम विभाग की, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि हालांकि मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट जरूर जारी किया है, लेकिन आखिर लोगों को कब राहत मिल पाएगी इससे? देखिए, मौसम विभाग से जो बात इंडिया वॉइस ने की थी उसमें साफ तौर पर मौसम विभाग ने ये कहा था कि अभी उत्तराखंड के लिए 2 से 3 दिन इसी प्रकार से यहाँ पर रहने वाले हैं। यानी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम गति की बारिश हो सकती है और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना भी यहाँ पर दिखाई गई थी। यानी जो जनपद, पहाड़ी वाले जो जनपद आपका, चाहे चमोली का जनपद हो, रुद्रप्रयाग जनपद हो या चंपावत हो या नैनीताल हो, इन जगहों पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई थी। कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना इसलिए दिखाई गई थी क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों
क्षेत्रों में अक्सर जो मानसून का सीजन है वो दुखदायी होता है। ऐसे में मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम यहाँ पर करता है, लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि पूरा जो अगस्त का ये महीना है, इस अगस्त के महीने में उत्तराखंड के ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम गति की बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कुछ राहत की खबर ये कही जा सकती है कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर इस समय मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन अगले 24 घंटे के बाद फिर इसमें कुछ परिवर्तन होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर जताई गई है और कहा गया है कि उत्तराखंड में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम गति की बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि जो लगातार हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है, उस बारिश के चलते जो रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चल रहे हैं, यानी जो लोग आपदा में फंसे हुए हैं, उन लोगों को निकालने में सबसे बड़ी कठिनाइयों का सामना प्रशासन और जो राहत बचाव की जो टीम है उन्हें उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल यही वजह है अभय कि बार बार प्रशासन यही अपील लोगों से कह रहा है कि अगर चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं तो थोड़ा फिलहाल यहां पर रुके, मौसम का पूर्वानुमान जरूर देखें और लोगों से भी, उत्तराखंड के स्थानीय लोगों से भी सावधानी बरतने की यहां पर प्रशासन बार बार अपील कर रहा है। अमित, अगर बात करें, जैसा आपने भी बताया, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल जनपद का दौरा है और जिस तरह से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, कई पुल भी नैनीताल की बात करें या जिस तरह से कुमाऊं की बात करें, कई सारे सड़क मार्ग जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, कोसी नदी हो, गौला नदी हो, तमाम नदियां और नाले उफान पर है। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा, कितने बजे वो पहुंचेंगे और क्या कुछ इस दौरे में खास? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की बात करें तो पहले 12:45 पे रामनगर वो आ रहे हैं एक कार्यक्रम के तहत। उसके बाद वो हर पहुंच गए करीब 2:15 पर और टाडोराम के शरीर हाउस में उनके द्वारा अधिकारियों से बैठक ली जाएगी, समीक्षा बैठक की जाएगी। जो कुमाऊं में जो लगातार कार्य चल रहे हैं और मानसून सीजन के तहत यहाँ पर लगातार जिस प्रकार से जो दिक्कतें हो रही हैं आपदा संबंधित, तो उसको लेकर के यहाँ पर अधिकारियों से यहाँ पर दिशा निर्देश उनको देते हुए नजर आएंगे, जानकारी लेते हुए आएंगे कि क्या काम यहाँ पर अभी मानसून के तहत यहाँ पर हो रहा है और जो खासकर जो पहाड़ी जो रास्तों में जो रास्ते खराब है उनको कैसे ठीक किया जा रहा है, कितनी तत्परता दिखाई जाती है और दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और लेकिन अभी लगातार क्योंकि बारिश हो रही है कुमाऊं मंडल में, नैनीताल जिले में, तो उनके आने को लेकर भी अभी संचय बना हुआ। लेकिन अगर वो रामनगर पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर वो हल्द्वानी आएंगे और यहाँ पर एक समीक्षा बैठक करके यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश उनको दिए जाने हैं। बिल्कुल, यानी प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है क्योंकि मॉनसून हमेशा से उत्तराखंड के लिए काफी चैलेंजिंग या चुनौतीपूर्ण बना रहता है। अंजना, ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ तैयारी, अगर कोटद्वार की बात करें, प्रशासन किस तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है ताकि लोगों को यहां पर किसी भी तरह की दिक्कत ना हो? जी मैं आपको बताऊं, जिस तरह से बरसात का मौसम उत्तराखंड के लिए एक चुनौतीपूर्ण वाला होता है, जरा सी बारिश होने पर भी यहाँ पर पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में प्रशासन की जो तैयारियां पहले से ही होनी चाहिए, वो तैयारियां यहाँ पर नहीं होती हैं। वो सिर्फ एक दावे करके और चलते बनते हैं। उनका कहना है कि हम बरसात से निपटने के लिए हमने खुद तैयारियां कर ली हैं, लेकिन कहीं भी जब बारिश होती है, कुछ भी होता है, तो कहीं वो तैयारियां नजर नहीं आती हैं, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी भी होती है कि प्रशासन कहता कुछ है और करता कुछ है। बिल्कुल, यानी बारिश की चपेट में आने से जिस तरह से उत्तराखंड में 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, वहीं प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद, बैठकों के बावजूद, चिंतन और मंथन के बावजूद अभी भी ये जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रही हैं। अंजना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अभय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते बात केदार घाटी की कर लेते हैं। केदार घाटी में आई आपदा के बाद विभिन्न जगहों पर फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने का कार्य लगातार जारी है। पहाड़ पर लगातार आफत की बारिश हो रही है। रेस्क्यू टीम के सामने बारिश और भूस्खलन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पुलिस उपाधीक्षक हर्षवर्धन सुमन ने इस दौरान कहा कि लिंचोली, भीमबाली और दूसरे जो स्थान है जहां पर श्रद्धालु रुके हुए थे, उन सभी को रेस्क्यू करने का काम जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या केंद्र की तरफ से जिस तरह से मदद की गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 6000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को इस दौरान रेस्क्यू किया जा चुका है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जितने भी यात्री हमारे यहाँ बारिश के कारण प्रभावित है वो सभी सुरक्षित जगह में हैं और जगह जगह पर हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे हैं लिंचोली में, भीमबली में, गौरीकुंड में, जंगल चट्टी में और सोनप्रयाग क्षेत्र में भी हमारा कंटिन्यूसली हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। जगह जगह से हमने कल भी 3-4 हज़ार के करीब यात्रियों को हमने निकाला था। आज भी हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम और जगह जगह पर अभी भी कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है, पर हमारे सभी यात्री जो है सुरक्षित स्थानों में हैं, उनको
फूड पैकेट्स आदि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपके कोई परिचित जो आपसे जिनसे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनका जो आप नंबर नाम हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल को नोट करवाइए। हमारा जो आकस्मिक हमने जो इमरजेंसी नंबर दिया। तो सीधे आपको राजधानी देहरादून लिए चलते हैं, जहां हरेला की तर्ज पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हैं। बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का आज इस हरेला एवं वृक्षारोपण के कार्यक्रम में आप सबका अपनी ओर से सभी का मैं स्वागत करता हूं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में आप सब लोगों ने इस क्षेत्र से भारी मतों से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आप सबके प्रिय आदरणीय त्रिवेंद्र जी को भारी मतों से विजय बनाकर यहां से भेजा। उसके लिए भी आपका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हरेला पर्व धीरे धीरे जिस प्रकार से इसने विस्तार लिया है, आज उत्तराखंड के अंदर ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में और विदेशों में भी हमारे पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जिनका प्रेम है, जिनकी जागरूकता है, आज इस पर्व को किसी न किसी रूप में मना रहे हैं। संरक्षण का पर्व है, ये हमारी प्रतिबद्धता का द्योतक है कि हम प्रकृति के प्रति अपनी किस प्रकार की सोच रखते हैं। और जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है, इसमें हमेशा प्रकृति को मां के रूप में पूजने की एक परंपरा रही है कि हमेशा हम किसी न किसी रूप में प्रकृति का पूजन करते हैं। और इसी परंपरा के अनुरूप ही हम हरेला पर्व मनाते हैं। और इस पर्व पर सभी की सुख समृद्धि की कामना करते हैं और अपनी जो हमारी प्राकृतिक धरोहरें हैं, जिसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से अभी आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने आप सबके सामने बात रखी कि किस प्रकार से आज धीरे धीरे प्रकृति का संरक्षण जरूरी है, वह हमारी धरोहरों को संरक्षित रखने के लिए यह हरेला पर्व जैसे संकल्प लेने के पर्व हैं, जिस दिन हम इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रण करते हैं। तो वृक्षारोपण कार्यक्रम में संबोधित करते हुए आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।